हे गाइस, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है दीपक कुमार और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, विच टाइप ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया एंड व्हाट मेक्स अ इंडिया अ फेडरल नेशन। So lot to know, lot to discuss as usual. Before we begin, subscribe the channel and press the bell icon. So when we upload a video, you will go to notification. टाइप ऑफ फेडरलिज्म हम बेसिकली जो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे समझने की कि फेडरलिज्म के जो होते हैं वो कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली फेडरलिज्म के जो होते हैं वो दो प्रकार के टाइप होते हैं। एक होता है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है? व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स come together to form a bigger unit is known as coming together federalism. सपोज देख जैसे कि मान लीजिए ये आपके जो ये चार यूनिट है, ठीक है ना, ये चार अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। ये चारों जब एक साथ आएंगे और उसके बाद एक बड़े से एरिया को या फिर एक बड़े से कंट्री को क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उस इसको हम लोग क्या कहते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जहां पे ये चार A B C D ये चारों जो स्टेट है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, ये एक साथ आके मर्ज होते हैं और फिर एक बड़े से यूनिट को फॉर्म करते हैं जो एक कंट्री की शेप लेती है। तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इन सभी कंट्रीज में क्या है कि अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है ये एक साथ आके मर्ज हुई है और फिर जो है एक यूएसए का फॉर्मेशन हुआ, एक ऑस्ट्रेलिया और एक स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रियों का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक अलग चीज ये होती है एज कंपेयर टू होल्डिंग टुगेदर कि जो कमिंग टुगेदर में जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं जो एक साथ आके मर्ज हुए हैं एक लार्ज यूनिट को क्रिएट करने में, इनमें सभी स्टेट जो होते हैं वो बेसिकली इक्वल राइट और फ्रीडम को क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टेट है ना ही किसी से बड़ा होगा और ना ही कोई स्टेट जो है वो किसी से छोटा होगा। यहाँ पे जितने भी स्टेट्स होंगे, वो जो भी स्टेट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सभी स्टेट्स के पास जो है वो इक्वल पावर होंगे, इक्वल फ्रीडम होंगे। यहाँ पे कोई भी बड़ा नहीं होगा और कोई भी छोटा नहीं होगा। ये जो फीचर्स होती है ये किसमें होती है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में। अगर वही बात करें हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है? A large country which divides its power between the constituent states and where a central government is more powerful than as compared to the state government is known as holding together states। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे चार स्टेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इससे ऊपर जो एक बड़ा स्टेट है, जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या हो गया कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसने अपने पावर को जो है वो बेसिकली इन चार स्टेट्स में क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे जो ये चारों स्टेट्स हैं इसके कंपैरिजन में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है? मोर पावरफुल होता है। इन चारों स्टेट के कंपैरिजन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो मोर पावरफुल होता है। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। जैसे आप समझिए, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है, बट इन सभी स्टेट्स से ज्यादा पावरफुल जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने पावर को जो है वो बेसिकली इन सभी स्टेट के बीच में क्या किया? डिवाइड किया। और ये स्टेट जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में इंफीरियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ये जितने भी स्टेट्स होते हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सारे क्या है? इंफीरियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हाईएस्ट ऑथोरिटी हो जाती है इस सिस्टम में। किसके अंदर? होल्डिंग टुगेदर में। तो होल्डिंग टुगेदर सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा। और आपको कमिंग टुगेदर में क्या था कि यहाँ पे जो है वो सभी स्टेट जो है इक्वल फ्रीडम्स और राइट को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब सवाल आता है कि इंडिया को जो है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक फेडरल नेशन में तब्दील करती है या फिर क्रिएट करती है, एक गुड और यूनाइटेड फेडरल नेशन के फॉर्म्स में जो है वो शो करता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो है वो दो भूमिका निभाती है, दो चीजें जो वो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। एक है पावर शेयरिंग, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर को क्या किया? बेसिकली स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स में क्या किया है? डिवाइड किया। और दूसरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
और इसी के साथ साथ में एक और जो आप पिछले वीडियोस में आपने ध्यान दिया होगा, तो जो 6 फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, 6 फीचर्स कौन से, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा, तो जो सिक्स फीचर जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखें यहाँ पे जो है, तो ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं वो हमारी इंडिया के ऊपर क्या होता है, जनरली अप्लाई होता है। जैसे हमारे कंट्रीज के अंदर में दो से ज्यादा लेवल्स, गवर्नमेंट की जो लेवल है वो एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट लेवल्स जो है वो सेमी सिटीजन को गवर्न करती हैं, और इसकी पावर जो होते हैं वो बेसिकली हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। जुरिस्डिक्शन जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में स्पेसिफाइड है इन सारी गवर्नमेंट की, और ये सभी गवर्नमेंट जो है एक लिमिटेड एरिया के अंडर ही काम करते हैं। उसके साथ साथ में जो हमारे यहाँ जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बेसिकली एक ही गवर्नमेंट क्या कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायरेबल है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बदलाव करते हैं और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चैलेंज करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर इंटरप्रेट कर सकती है। उसके साथ साथ में हमारी जो दोनों गवर्नमेंट होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनका क्या काम होता है कि हमारी राइट्स को सेफ गार्ड करना, प्रमोट करना, हमारे इंडिया की यूनिटी को प्रोटेक्ट करना, इसको होल्ड करना, और साथ ही साथ में हमारे जो रीजनल डाइवर्सिटी है इसको भी क्या करना होता है, होल्ड करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 फीचर्स हैं, इन ये सभी 6 के 6 फीचर्स जो होते हैं वो इंडिया के ऊपर बेसिकली लागू होते हैं। साथ ही साथ में तो ये जो फीचर्स होते हैं यही जो है वो इंडिया को शो करते हैं कि हमारा इंडिया जो एक अच्छा फेडरल नेशन है, और साथ ही साथ में हमारी पावर शेयरिंग भी हमारे यहाँ सिस्टम है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। उसके साथ साथ में कुछ और फीचर्स हैं जो ये शो करता है कि हमारा इंडिया जो है एक फेडरल नेशन है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो पावर का जो लेजिस्लेटिव पावर का जो डिवीजन है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो डिवीजन हुआ है, ये भी शो करता है कि हाँ हमारा जो इंडिया जो है वो बेसिकली क्या है, फेडरल नेशन है। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उससे हम यूनियन लिस्ट के हिसाब से जानते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं हम उससे स्टेट लिस्ट के हिसाब से आते हैं। एक और आता है कॉन्करेंट लिस्ट जो इन दोनों के बीच में आता है। तो आइए जरा देखते हैं कि यूनियन लिस्ट के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद स्टेट लिस्ट के अंदर में और कॉन्करेंट लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट जो होता है, बेसिकली यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो सब्जेक्ट्स व्हिच कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, वो वही सब्जेक्ट आते हैं जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके ऊपर जो है हमें एक सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए, जो है हमारे राष्ट्र के लिए जो है उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो वो सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर में आते हैं। जैसे हमारा डिफेंस का जो पूरा प्रोग्राम है या फिर जो हमारा रक्षा का पूरा जो सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है। उसके बाद जो करेंसी प्रिंटिंग है या फिर जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। उसके बाद जो हमारा फॉरेन अफेयर्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। हमारा कम्युनिकेशन का जो पूरा सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। बेसिकली ये जो है वो 98 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है, विच कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट और विच कम्स अंडर द सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो है बेसिकली वो सब्जेक्ट आते हैं जिसका ऊपर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा कंट्रोलिंग होती है। जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, कॉमर्स, इरिगेशन, ट्रेड, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली किसके अंदर आती हैं, तो ये आती है हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर में। और बेसिकली ये जो है वो 59 आइटम्स को इंक्लूड करता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं 59 सब्जेक्ट्स को जो है वो बेसिकली इंक्लूड करता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टेट के अंदर में आते हैं। एक और जो लिस्ट आता है वो आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। इसमें जो है वो सब्जेक्ट आते हैं जो दोनों गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट की कॉमन इंटरेस्ट के अंदर में आता है। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, ये सारे जो सिस्टम होते हैं और ये जो सारे लिस्ट हैं ये बेसिकली किसके अंदर, कंकरेंट लिस्ट के अंदर में आते हैं। और ये जो है वो बेसिकली 52 आइटम्स को इंक्लूड करता है। और ये सारे जो लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल्स में जो है वो बेसिकली आता है, जहां पे ये क्लियर किया गया है कि किस स्टेट या फिर किस गवर्नमेंट के पास जो है वो किस एरिया तक जो है उनकी पावर स्पेसिफाइड है।
ये हमारा जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्लियर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो बेसिकली कहां तक है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो बेसिकली कहां तक है। तो ये बेसिकली हमारी स्पेसिफाइड करता है एवरी गवर्नमेंट की कि हाँ आपकी पावर जो है वो बेसिकली कहां तक लिमिटेड है, और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली इन्हीं तीनों लिस्ट के अंदर में आते हैं। So that's all for these videos. Have a nice day. God bless you all.